नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। उकवा के नहरा नदी में 15 वर्षीय छात्र का मिला शव। घर से ट्यूशन जाने के लिए निकला था छात्र, हत्या की जताई जा रही आशंका। अपनी मांगों को लेकर रसोइया संघ ने किया चक्का जाम, आश्वासन मिलने पर स्थगित की हड़ताल। वारासिवनी के सब्जी विक्रेताओं ने नगरपालिका का किया घेराव, दुकान हटाने में भेदभाव किया जाने का आरोप लगाया। वारा के वेयर हाउस में चावल की बोरी चुराने का चोरों ने किया प्रयास, चौकीदार के शोर मचाने पर भागे चोर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने किया दानवीर रामा बापू की प्रतिमा का अनावरण, वंशजों का किया गया सम्मान। लालबर्रा पावर हाउस के पास 2 बाइक आपस में भिड़ी, 5 लोग घायल। और परफॉर्मेंस ग्रांट के 5 लाख रुपए का नहीं मिल रहा हिसाब, जनपद सामान्य सभा में उठा मामला, गठित समिति करेगी मामले की जांच। और अब समाचार विस्तार से। उकवा पुलिस चौकी क्षेत्र में 4 दिन से लापता बालक तुषार उर्फ अमन कन्नौजे ग्राम दुगला टोला निवासी की लाश नहरा नदी में मिलने से सनसनी फैल गई। इस बालक की हत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। रूपझर थाने में पदस्थ डीएसपी शैलेंद्र शर्मा और उकवा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक तुषार कक्षा 9वीं का छात्र था और अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। 30 सितंबर को छात्र तुषार अपने घर से कोचिंग जाने निकला था, लेकिन वह उस दिन कोचिंग नहीं पहुंचा और शाम तक घर न आने पर परिजनों ने पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही थी। 2 अक्टूबर को नहरा नदी में पिकनिक स्पॉट के पास तुषार की लाश बरामद की गई। तुषार की साइकिल झाड़ियों के पास पाई गई। उसी की कुछ दूरी पर तुषार के जूते और बनियान पाई गई। वहीं छात्र के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बालक तुषार का शव जहां बरामद किया गया, वहीं तुषार कभी नहीं गया था। पुलिस के द्वारा मामले की तफ्तीश की जा रही है। इस संबंध में डीएसपी श्री शर्मा का कहना है कि इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं सर्वधर्म समिति उकवा के अध्यक्ष जेम्स बारिक ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। रसोइया संघ के द्वारा मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जिला पंचायत के समक्ष बैठकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। वहीं बुधवार को शाम 4 बजे उनके द्वारा चक्का जाम किया गया। वहीं मौके पर टीआई और तहसीलदार ने पहुंचकर आंदोलित कर्मचारियों को आश्वासन दिया, जिस पर उन्होंने हड़ताल स्थगित कर दी। कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा। तो जैसे मैंने बात कही थी, तो आपके पक्ष में कैबिनेट की बैठक हुई और उस दिन एक निर्णय हो गया कि आपके जो वेतनमान है वो 1000 से ठीक बढ़ाकर 2000 कर दिया। आज के हिसाब से अगर सोचें, भले ही कम है, और आज के हिसाब से सोचें तो ठीक डबल। किसी भी लोगों का वेतन एक साथ गुना नहीं हुआ है और इसके बाद आपके पास रास्ता बंद कभी नहीं होता। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। पर हमारी महिला जानना चाहती है क्या वास्तव में हमारी मांग हो गई है। ये हमारे प्रशासनिक अधिकारी या यहाँ के जिला पंचायत सीओ, अध्यक्ष, जिला पंचायत मंत्री या विधायक हमारे कुछ आके हमारे महिला को संबोधित करे, तब हम यकीन माने। कुछ दिन में आचार संहिता लगने वाली है, इसमें क्या रहेंगे? तो आचार संहिता लगने वाली है, तो हम अगर हमें आज अगर आश्वासन दे देते मिल जाता है तो हम आज हड़ताल अपनी समाप्त कर लेंगे, वापस ले लेंगे, अपने अपने काम में लौट जाएंगे। आचार संहिता लग जाएगी, इसके दौरान फिर क्या हड़ताल जारी रहेगी? वो तो फिर हम जारी रखेंगे। अगर हमारी मांग को अगर नहीं आ रहा है तो हम तो जारी रखनी पड़ेगी, मजबूरन हमें रोड पे आना पड़ेगा। बढ़ा गया है, उससे संतुष्ट है कि नहीं? उस मानदेय से हम अभी हमारी बहनें संतुष्ट नहीं है। शिवराज सरकार ने केवल लॉलीपॉप दिया है।
वारासिवनी से सटे ग्राम पंचायत वारा के FCI गोदाम में बुधवार को अज्ञात चोरों ने 4 बोरी चावल चुराने का असफल प्रयास किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक FCI गोदाम में मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के द्वारा 4 गोदामों में चावल रखा गया है। बुधवार को सुबह करीब 11 बजे जब चौकीदार ने गोदाम का शटर खोलकर पानी के लिए गया हुआ था, तभी चोरों ने चावल की बोरी चुराने का प्रयास किया। चौकीदार कैलाश रंगारी के द्वारा शोर मचाने पर चोर चावल की बोरी छोड़कर भाग खड़े हुए। इस घटना की सूचना चौकीदार ने वेयर हाउस प्रबंधक को दी, जिनके द्वारा थाने में इस घटना की लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये बन गई है कि पानी भी यहाँ कोखली व्यवस्था से जब गोदाम खोल रहे हैं तो कैलाश राहंगडाले, मैं यहाँ पर वेयर हाउस का कर्मचारी हूँ। तो हम लोग ने शटर खोला। शटर खोलने के बाद में हम लोग उधर उस साइड चले गए। तो अब हम लोग तो रोज़ ही शटर खोलते हैं हवा के लिए, जो कीड़े न हो, दवाई छिड़काव के लिए, गाड़ियाँ लोडिंग होती है अनलोडिंग होती है। तो हम लोग ने शटर खोलने के बाद में हम लोग उधर 5 नंबर और आगे इस गोदाम खोलने के लिए चले गए। अब ये 2 शटर हमने खोल दिए, सामने के भी 2 खोल दिए। उसके बाद में जब हम उधर के शटर खोल के इधर वापस आए तो देखे कि 2 लड़के यहाँ से क्या बोलते भागते हुए इस घर में बोरी ले जाते हुए जा रहे थे। तो उनको चिल्लाए हमने, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर 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 करके। तो वो सीधे फिर बोरी वहीं फेंक दिए और ये वाले घर से सीधे भाग गए। कितने समय की घटना है ये? 11:30 से। अच्छा, आपने दोनों को देखा? नहीं, उनकी शक्ल नहीं देख पाया मैं। तो कितनी बोरी निकाली थे चावल वो लोग? 4 बोरी निकली थी। ऐसा है क्या? और लेके चले गए होंगे उसके पहले? अब उसके पहले मैं नहीं देख पाया था, पर ये 4 बोरी मेरे को, जब फिर मैं इधर दौड़ लगा के आया तो 4 बोरी मेरे को बाहर दिखी। आपने कितने समय खोले थे शटर? वही 11:15 बजे खोल पाया मैं। खोल पाया था जी। आप कोई साथ में थे आपके? क्या आप? हाँ, मेरे साथ में एक और एक कर्मचारी था मेरे साथ में। तो सर, आपका पूरा परिचय? उदय सिंह राजपूत, ब्रांच मैनेजर। सर, आज ये चोरी की घटनाक्रम हुआ, कितने समय की और क्या चोरी हुआ? ये अब मैं तो यहाँ पे था नहीं, कर्मचारी आया, उसने मेरे को अवगत कराया था कि 11:30 बजे 2 अज्ञात लोगों ने 4 बोरी बाहर निकाल ली है, जो ले जाना चाह रहे थे। तो हमारे कर्मचारी ने आवाज़ लगाई थी, तो उसके कारण वो भाग गए थे, लेकिन कुछ ले जा तो नहीं पाए हैं। लेकिन थोड़ी संभावना बनी रहती है कि कुछ भी घटना हो सकती है भविष्य में इधर। और हमारी सुरक्षा तो पूर्ण रूप से रात वाला दिन वाले भी रहती हैं, लेकिन घूमते ही समय में वो बीच में ही निकाल के ले गए बोरी खुले से। कितनी मात्रा में रखा है यहाँ पर अनाज? यहाँ पे करीबन 7,500 MT माल रखा हुआ है। 7,500 MT। सर, इससे पहले भी कभी चोरी का प्रयास किया गया या? नहीं, अब उतना तो बता नहीं सकता हूँ, मेरे को तो यहाँ 1.5 वर्ष हुआ है आए। अच्छा, तो पहली बार हुई है? हाँ भाई। सर, सुरक्षा की दृष्टि से क्या है सुविधा? सुरक्षा रात के लिए वॉचमैन है हमारे पास, तो रात को ड्यूटी 6 बजे आता है, 8 बजे तक रहता है। इधर फिर दिन में भी हमारे पास कर्मचारी रहता है जब तक आता है, अल्टरनेट बिल्कुल ड्यूटी लगी हुई है। सर, दिन दहाड़े 11:30 बजे चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो नहीं, तो ये तो आप नहीं, अब आप चूक तो ये है कि हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं बराबर, लेकिन अब घूमना है, घूमने में ही उतने में ही उन्होंने उधर से शटर में से निकाल ली। तो उसके लिए मतलब जो ले जाने वाले उनके लिए भी तो बहुत बड़ी वो है कि वो उतनी खुले में और आदमी चारों तरफ होते हुए ले जा रहे हैं फिर। तो सर, 4 बोरी जो निकाले उसके पहले और कुछ तो नहीं निकाले? नहीं, और कुछ नहीं निकाला, क्योंकि हम गोदाम खोलते हैं तो आदमी हमेशा रहते हैं यहाँ पे। 3 आदमी है कर्मचारी दिन में बिल्कुल लगे। गोदाम खोला ही हुआ था जब ये चोरी की घटना? बस गोदाम भाई 10:15 पौने 11 बजे गोदाम खोला है उसने। उसके बाद ही 11:30 बजे। विद्युत विभाग के द्वारा विद्युत लाइन मेंटेनेंस को लेकर नगर में अलग अलग क्षेत्रों में निर्धारित समय पर विद्युत कटौती की जा रही है, जिसके तहत बुधवार को प्रातः 7 बजे से 2 बजे तक बस स्टैंड, काली पुतली चौक, प्रेम नगर, नया सराफा सहित अन्य क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति नहीं की गई। वहीं गुरुवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक इंदिरा नगर, सुरभि नगर, मोती नगर, गायखुरी, हरिओम नगर, प्रभुत्तम नगर, नर्मदा नगर, सरस्वती नगर, विवेकानंद कॉलोनी, प्रेम नगर, स्नेह नगर, मयूर नगर, गोंदिया रोड सहित निर्मल नगर में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मेरा जयपाल बघेल, सहायक अभियंता शहर बालाघाट। सर, बताइए, पूरा मेंटेनेंस कार्य चल रहा है, किस ये चल रहा है?
हर साल दो टाइम में मेंटेनेंस होता है, एक प्री मानसून और एक पोस्ट मानसून। तो पोस्ट मानसून का भी जो मेंटेनेंस चल रहा है उसका ये शेड्यूल है 3 से लेके 9 तारीख तक का, और अलग अलग फीडर का अलग अलग एरिया वाइज है, और सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक का। मैक्सिमम टाइम 3 बजे, 2 बजे तक का है कोशिश, 1 घंटे और हो सकता है। सर कल कहाँ की किस एरिया कल रहेगी आपकी टाउन टू फीडर का रहेगा। इसमें इंदिरा नगर, सुरभि नगर, मोती नगर, गायखोरी, हरिओम नगर और विवेकानंद कॉलोनी, प्रेम नगर, स्नेह नगर, मयूर नगर, गोंदिया रोड, निर्मल नगर, ये एरिया इफेक्टेड है। मध्य प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आगामी शुक्रवार को बालाघाट के डोंगरिया स्थित सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का शुभारंभ करेंगी, जिसकी तमाम जानकारी बुधवार को सरदार पटेल विश्वविद्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी गई। आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के नवनियुक्त कुलाधिपति इंजीनियर दिवाकर सिंह ने बताया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यूनिवर्सिटी के शुभारंभ पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमारे जो गवर्नेंस के सेक्टर है उसके हिसाब से जो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वो हमारे कुलाध्यक्ष होते हैं, विजिटर बोलते हैं जिसमें कुलाध्यक्ष। गवर्नमेंट विश्वविद्यालय जो होते हैं उसकी चांसलर वो होती है, ये निजी विश्वविद्यालय उसके चांसलर जो है सोसाइटी डिसाइड करते हैं। मेरी जो ऊपर है वो विजिटर जो है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, तो निश्चित ही जो हमारी विजिटर है उनका विश्वविद्यालय में विजिट होना बहुत जरूरी है, ताकि वो देख सकें कि जो विश्वविद्यालय उन्होंने स्थापित करवाया है, जिस विश्वविद्यालय को स्थापना के अधिनियम में उनके दस्तखत हुए हैं और जिस विश्वविद्यालय को स्थापित करने में जो प्रथम कुलाधिपति की नियुक्ति की है उनके दस्तखत से हुई है, तो देखें कि वास्तव में। और यहाँ पे सबसे पहले इस परिसर में स्थापित सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद वो प्लांटेशन करेंगे, उसके बाद सरदार पटेल विश्वविद्यालय के जो हमारा नया हमने जो चिन्हित किया है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, उस ब्लॉक का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद फिर जो है उनका जो है मंची कार्यक्रम है वहाँ पर वो छात्र छात्राओं को और यहाँ पर सम्मानित को संबोधित करेंगे। उसके बाद 4:30 बजे उनका जो है जिला पंचायत के सभागार में बुधवार को सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत कराए गए कार्यों की समीक्षा की गई और विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। इस बैठक में जिला पंचायत सदस्य केशर बिसेन के पीएम आवास संबंधी विषय को रखा गया। वहीं जिला पंचायत सदस्य राहुल बिसेन ने फसल बीमा योजना के मामले को सदन में उठाया। सर आज सामान्य सभा की बैठक में आपने फसल बीमा वाला कोई मामला उठाया? जी हाँ। क्या है मामला? देखिए, फसल बीमा का मामला ये था कि हमारे वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में 6 पंचायतें ऐसी 6 पंचायतें रह गई थी जिनमें काफ़ी नुकसान हुआ कि कृषकों ने फसल बीमा लिया गया था, लेकिन इसके कुछ प्रावधान में त्रुटिवश, इसे त्रुटि बोलना चाहिए, उन पंचायतों के अनावरी या फसल तजुर्बा के आधार के ऊपर में उन्हें फसल बीमा क्लेम से वंचित रहना पड़ा उन किसानों को। और दूसरी चीज़ ये, इस विषय को लेकर मैंने इस बैठक में रखा हुआ था क्योंकि इसके जो शासन के नियम है और उसके 15 अगस्त यानी उस दिन तो राष्ट्रीय पर्व रहता है हमारा, लेकिन 16 अगस्त जहाँ तक मेरी जानकारी में, अभी संबंधित सहकारिता विभाग के माध्यम से भी जानकारी थी कि 16 अगस्त लास्ट डेट रहती है। वहाँ से सम्मिलित जितने फसल बीमा के प्रीमियम करवाने वाले कृषक लोग हैं उनकी संपूर्ण जानकारी जिला मुख्यालय केंद्रीय बैंक, जिला केंद्रीय बैंक तक की आती है। लेकिन मेरे पास में ऐसी व्यक्तिगत रूप से भी कई प्रकार की शिकायतें आई कि 16 अगस्त के बाद में अगर कोई कृषक ने लोन लिया है जो फसल बीमा का उससे प्रीमियम का पैसा लिया गया, उसके पास न किसी प्रकार के रिसिप्ट है और नहीं, तो इसी बात को मैंने सदन में रखा हूँ कि ऐसी सेवा सहकारी समितियों को चिन्हित किया जाए जहाँ पे इस प्रकार की शिकायतें आई हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक जांच का विषय भी है। दूसरी चीज़ कि जो फर्टिलाइज़र कृषकों को दिया जा रहा है, जो नगद के सहारण में ले रहा है कृषक, उन्हें डीएपी और यूरिया के ऊपर में जानकारी, मेरा एक अनुरोध है इस सदन के माध्यम से, मैंने इस बात को रखने की कोशिश किया हूँ कि जो हमारे पास रेट का निर्धारण। वहीं जनपद अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे ने पेंड्रई के बैंक मामले को उठाया। जनपद पंचायत की सदन में एक मामला उठाया था आपने, मुख्यमंत्री आवास वाला, क्या मामला ये? आज जिला पंचायत और जनपद पंचायत की बैठक थी जिसमें हमारे पास कुछ 2 दिन पहले
ग्राम पंचायत पेंड्रई से कुछ हितग्राही आए थे जिनका कहना था कि हमारा 2011 की सूची में प्रधानमंत्री आवास में नाम था, परंतु बीच में हमने मुख्यमंत्री आवास का लाभ लिया, इस कारण प्रधानमंत्री आवास में हमको लाभ नहीं मिला। और वो जो हमारा मुख्यमंत्री आवास में हमने जो मकान का लाभ लिया, हमारा मकान पक्का तो बना पर हम कर्जदारी हो गए हैं और सरकार का जो आधा पैसा आने का था वो भी नहीं आया और हमारा जो कुछ पेंशन वगैरह कुछ मिलती है वो पेंशन भी उसमें जमा हो रही है। तो इस मामले को मैंने आज जिला पंचायत की बैठक में उठाया कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री आवास को प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर उसको भी पूर्ण मतलब उसको हितग्राहियों को लाभ दिया जाए, हितग्राही को लाभ दिया जाए, अनुदान करके हितग्राही को लाभ दिया जाए और उसको मतलब उसमें जोड़ा जाए। और इसमें जो बैंक पे कार्रवाई इसलिए किया जाए कि उनका पेंशन का पैसा का उसको जमा करने का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु उनका पेंशन की राशि को अगर ले रहे हैं तो वो विधवा या वो गरीब या वो वृद्धा वो अपनी जीविका कैसे यापन करेगा, जो उनका पेंशन का पैसा को उसमें काटने का उनको पावर नहीं है, फिर भी वो काट रहे हैं। तो ये वो मुद्दा मैंने आज जिला पंचायत बैठक में रखवाया और उसमें कुछ नामजद मतलब जो व्यक्ति के थे उनका रखवाया, जैसे पिंडरई से श्रीपाल गणपत, श्री राम गणपत, ये इसका मामला था और एक जरहेरा पंचायत की। वहीं इस बैठक के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन कर मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। जिला पंचायत की बैठक किया, उसमें यानी सारे निर्माण कार्यों की समीक्षा हुई, श्रमिक कार्ड जो बने हैं उसकी समीक्षा हुई, स्वच्छ भारत अभियान के तहत समीक्षा ली गई और जो अपना कृषि संबंधित जो बीमा, फसल बीमा, बोनस उसके विषय में चर्चा की गई और जो निर्माण कार्य हैं उनको जल्दीता पूर्णता की ओर बढ़ाने के लिए। मैडम, बैठक के दौरान पीएम आवास का जब मुद्दा आया था तो उसमें एक बात सामने आई थी कि मुख्यमंत्री आवास के तहत हाँ जो पिछला है ना कि बैंक से नहीं दे पाए थे उसको कई लोगों का ऐसा था कि गांव में कि भाई इनको पीएम हाउस से पूरा मिल रहा है, हमको भी मिलना चाहिए, ऐसी उनकी मतलब मांग है, तो उसको भी हम शासन को अवगत कराएंगे। लालबरा रोड ग्राम बहरे में पिकअप साइकिल को ठोकर मारकर पलट गई। पिकअप की ठोकर से साइकिल सवार छात्रा दीक्षा पारधी घायल हो गई। घायल छात्रा को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को दीक्षा साइकिल से ट्यूशन जाने निकली थी, तभी बहरे चौक पर बालाघाट की तरफ से आ रही पिकअप दीक्षा की साइकिल को ठोकर मारकर पलट गई। घायल दीक्षा को सरपंच ने अपनी कार से गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। संजू अकेले। अच्छा, कैसे क्या दुर्घटना हुई? ये कोचिंग जा रही थी सवेरे, अब रुकी थोड़ी देर और फिर बाद में उधर से पिकअप आई, पिकअप से ये हादसा हो गया। कहाँ की बात है? बेरई लैंडजरी रोड पे। किस साइड से आ रही थी पिकअप? अपने गांव की तरफ से, बालाघाट तरफ से। फिर पिकअप वाले को पकड़ लिए? पिकअप वाले को पकड़ लिए, ड्राइवर भाग गया, कंडक्टर पकड़ा था, उसको बोले मैं ड्राइवर हूँ बोले, उसके बाद में कोई मारपीट किसी को कुछ नहीं की। मध्य प्रदेश आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ एवं स्वास्थ्य सहयोगिनी संघ ने आशा और सहयोगियों की प्रोत्साहन राशि को लेकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद वे जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एकत्र हुई, जहां पदाधिकारियों के प्रोत्साहन राशि को लेकर आक्रोश जताया गया। मेरा नाम श्रीमती सुशीला भट्टी है। मैं मध्य प्रदेश आशा संगठन की जिलाध्यक्ष हूँ। लोग हमारे साथ में और सहयोगिनी बहनें भी हैं और ट्रामा सेंटर में एक्चुअली हम एकत्रित हुए थे इसलिए कि सब लोग हम ज्ञापन दें कलेक्टर साहब को, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को देने के लिए था कलेक्टर महोदय के द्वारा। तो ज्ञापन देने के लिए हम कलेक्टर महोदय के कलेक्टर ऑफिस में गए हुए थे और वहाँ से वापस आकर के अभी एकत्रित हुए हैं। इन मांगों को लेकर आप ज्ञापन सौंप रहे हैं? हाँ जी हाँ, हम लोग निम्न मांगों को लेकर के, मांगों के साथ साथ ये हुआ है कि अभी श्री माननीय मोदी जी ने जो सितंबर को घोषणा की थी कि हम आशा बहनों का दुगुना हुआ है, तो मानदेय कहा गया, कहीं प्रोत्साहन राशि कही गई है और मानधन भी कहा गया है। इसको 3 शब्दों में कहा गया है। तो इसको हम मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है प्रोत्साहन राशि या मानदेय है या फिर रूटीन इंसेंटिव है। वैसे मैं सबसे पहले हमारे माननीय मोदी जी को धन्यवाद तो दूंगी कि हम उनके बहुत बहुत आभारी, हमारी आशा बहनें, हमारी सहयोगिनी बहनें, कि उनके ज़ुबान में हम आशा बहनों का नाम आया, उनने हमारा नाम सुना, हमें समझा। पिछले 3 माह से पेट्रोल की राशि ना दिए जाने से आक्रोशित जननी 108 के चालकों ने कंपनी के द्वारा दिए गए आश्वासन पर अपनी हड़ताल वापस ले ली है।
जिसके चलते बुधवार को जिले भर की जननी 108 ने अपनी सेवाएं देना फिर से शुरू कर दिया है। कंपनी संचालक निषिद्ध श्रीवास्तव से दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि तत्काल में पेट्रोल की कुछ राशि चुकाई गई है, शेष राशि शीघ्र ही पहुंचाने की बात कही गई। शासन के द्वारा जनपद क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि का वर्ष 2016-17 का हिसाब न मिलने का मामला आज जनपद पंचायत बालाघाट में सामान्य सभा की बैठक में उठा, जहां जनपद पदाधिकारियों ने असंतोष व्यक्त करते हुए 5 लाख रुपए की राशि का हिसाब मांगा। अधिकारियों के द्वारा दिखाए गए बिल वाउचर से वे संतुष्ट नहीं हुए। बैठक में प्रस्ताव पास करते हुए जांच समिति बनाकर उसका हिसाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। उसके पहले काय में मतलब खर्च करना कुछ नहीं भाई, उसमें बताया कि परफॉर्मेंस ग्रांट की जो बचत की राशि जो हमारे पास में उसका सिस्टम कर रहे हैं, ये प्रस्ताव है। प्रस्ताव में आना चाहिए और राशि की भाई ये हम इसके लिए बड़ा कर रहे हैं। इस संबंध में जनपद उपाध्यक्ष जुगल बम्बूरे ने समिति बनाकर जांच करने की बात कही। कोई राशि को लेकर के क्या था मामला? पूरा राशि ऐसी थी कि 2015-16 में 16-17 में देवांगन जी सीईओ थे। उस समय हमारे परफॉर्मेंस राशि का वितरण हुआ, तो उसमें एक सीईओ साहब ने उस समय चर्चा में बताया कि खेल मैदान के लिए 5 लाख रुपए संरक्षित रखना है। ठीक है, हमने उस समय उनके बोलने के आधार पर हमने रख दिए, लेकिन विषय इस बात पे फंसा है कि वो 5 लाख रुपए संरक्षित था और खेल मैदान कहीं काम भी नहीं हुआ और था भी नहीं खेल मैदान कहीं, तो हम उसको मरम्मती करा नहीं सकते थे। लेकिन जब वो 5 लाख संरक्षित था तो 5 लाख रुपए शेष राशि बचना चाहिए ना हमारे खाते में, परफॉर्मेंस राशि में। हाँ, तो वो राशि का पता ही नहीं है। पिछले बार भी मीडिया के द्वारा मामला रखा गया था, मीटिंग में रखा गया था, तो आज तक के उसका निराकरण नहीं हुआ। आज हिसाब मिलान किया ना, क्या हुआ? नहीं, हिसाब तो मिलान हुआ ही नहीं ना। एक जांच समिति बैठाई गई उसमें कि अब पूरा विवरण देखकर पूरा सूक्ष्म रूप से जांच कर उसका पता करें कि जब परफॉर्मेंस राशि गांव के विकास के लिए होती तो भ्रष्टाचार पे क्यों चढ़े, भ्रष्टाचार का शिकार क्यों हमारी राशि? विकास होना चाहिए गाँव में। और दूसरी चीज़ एक है कि अभी प्रधानमंत्री आवास में नाम जोड़ने का था। एक रोजगार सहायक सचिव को जिम्मेदारी दी गई थी हर पंचायतों में कि जो हितग्राही प्रधानमंत्री आवास के सूची से चूक गए हैं, जो 2011 में हुआ था सर्वे, अब वो चूक गए हैं तो उनको दोबारा जोड़ने के लिए ऑप्शन आया था पंचायतों में। तो ग्राम पंचायत कुम्हारी में 16, धापेवाड़ में 61, आमगांव में 11, हीरापुर में 34, बगदरा में 92 और कोसमी में 26। इन चीज़ों को देखे अपन ने। वहीं जनपद सभापति अनुसुईया नकपुरे ने ग्राम पंचायत रट्टा में 2.5 लाख की लागत से स्वागत गेट के निर्माण का लेट लतीफी पर नाराजगी जाहिर की। सामान्य सभा की बैठक में आपने रट्टा का एक मामला उठाया था, क्या था मामला पूरा? ये रट्टा का मामला ये था कि उसमें वो स्वागत गेट मिला था उनको 2,50,000 का 2,50,000 का, तो उनमें से 1 लाख रुपए व्यय किया गया, खर्च हो गया है, बट अभी तक के कोई काम चालू नहीं हुआ। 6 महीने से गट्टा वट्टा खुदाई हुई है और वहीं का वहीं काम पड़ा हुआ है। तो हमने जाके जांच वाच किए तो अभी तक के इसके पहले भी जाके बता दिए थे कि काम चालू करो, 1 लाख रुपए जैसा खर्च हो गया है। तो अभी तक आज की स्थिति में अभी तक वो काम चालू नहीं हुआ है, जैसे का वैसा पड़ा है। तो हमने यहाँ प्रस्ताव में डाल दिए हैं। तो क्या किसकी लापरवाही लगती है इसमें? इसमें सरपंच, सचिव और इंजीनियर की लापरवाही है। तो क्या प्रस्ताव लिया गया अभी उनके खिलाफ? प्रस्ताव ये लिया गया कि काम जल्दी चालू करो। बैठक में मौजूद जनपद सदस्य प्रेमलाल दशहरे ने संबल कार्ड के सत्यापन को लेकर अपनी बात कही। सर जी, उसमें ऐसा है, हमारे यहाँ पे
गवर्नमेंट का नियम है, हमारी सरकार पहले से जो है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बच्चे को जो है बच्चियों को कपड़ा देती है, स्कूल ड्रेस जो है कि बच्चियों को दिया जाता है। और हमने देखा कि उसमें जो पहले स्कूल के तरफ से ही जो है कि उनको ड्रेस दिया जाता था, और अब जो है कि वो स्कूल से हटा के सरकार का जो नियम आया है उसमें तो कोई समूह को दे दिया गया है। तो वो समूह के तरफ से जो है कि अभी तक कोई भी शिक्षिका को जो है कि कपड़ा नहीं बांटा गया है। तो हमारा मुद्दा था कि भाई जल्द से जल्द कपड़ा बांटा जाए। छोटे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको अभी मिल जाए कपड़ा तो वो उस नए कपड़े से स्कूल आए। मिला कि नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं मिला है। हमने प्रस्ताव कराया कि उसको जितना जल्दी हो सके आप लोग बच्चों को। बुधवार को जिला भाजपा कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा महिला विंग का जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर की 1000 से अधिक महिलाओं को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी 17 मंडलों में जन संवाद नुक्कड़ सभा का आयोजन कर सरकार की योजनाओं की जानकारी देने व घर घर दस्तक अभियान चलाकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेरित करने की रणनीति बनाई गई। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान अनुसूचित जाति मोर्चा विंग जिला सह प्रभारी चेतना पाटिल ने बताया कि आगामी चुनाव में अनुसूचित जाति मोर्चा महिला विंग के सहयोग में मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने पर विचार विमर्श किया गया है। ये कार्यक्रम करवाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आज पहली बार बालाघाट में अनुसूचित जाति महिला मोर्चा का इतना बड़ा महासम्मेलन करवाया गया, जिसमें सभी दूर दराज की हमारी सभी महिलाएं एकत्रित हुई हैं। और ये महिलाएं जिन्होंने मुख्यमंत्री की योजनाओं का उन्हें पूर्ण लाभ मिला है, ऐसी सभी महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई हैं। क्या उद्देश्य को लेकर बुलवाया गया है यहाँ और क्या रूपरेखा बनाई जा रही है? अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जाति महिला मोर्चा का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की कमान अब अनुसूचित जाति मोर्चा के सहयोग से सरकार बनाने की है। वहीं बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रवीण मेश्राम ने बताया कि कार्यक्रम में महिला नेतृत्व खड़ा कर जिले भर में केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने की योजना बनाई गई है। आज जो भाजपा कार्यालय में आप विशाल महिलाओं का जन समुदाय जो देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा महिला विंग का जिला स्तरीय सम्मेलन है। और इस बात का संकेत है कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे की महिलाएं कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहेगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी शासन की योजनाएं चल रही हैं, उनसे शासन की योजनाओं को महिलाओं को जानकारी देना और साथ में महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाना, महिलाओं का बालाघाट जिले में सशक्त और मजबूत नेतृत्व खड़ा करना। मैं ऐसा मानता हूं कि अनुसूचित जाति वर्ग में बालाघाट जिले में महिलाओं के नेतृत्व की कमी है और कहीं ना कहीं इस कमी को दूर करने के लिए संगठन ने चिंता जाहिर की है और इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के अंदर नेतृत्व जगाने के लिए इस कार्यक्रम को हमने रखे हैं। निश्चित रूप से 2018 में बुधवार को भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ द्वारा नगर के वार्ड नंबर 28 व 32 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी के मार्गदर्शन में व्यापारी प्रकोष्ठ द्वारा चलाए गए इस स्वच्छता अभियान के तहत व्यापारी बंधुओं ने डॉक्टर राधा कृष्णन स्कूल से लेकर बर्फ फैक्ट्री तक जगह जगह साफ सफाई की। साथ ही परिसर वासियों को स्वच्छता अभियान व इस कार्यक्रम में शामिल होने की प्रेरणा दी। काम करते हुए चर्चा करो, ऐसे क्या लाएगा वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी प्रकोष्ठ जिंदाबाद। हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 25 सितंबर
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से लेकर के 2 अक्टूबर और इसके बाद भी एक पखवाड़ा स्वच्छता अभियान के लिए चलाने का निश्चय हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने किया है और उसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी नगर ने ये तय किया है कि रोज हर वार्ड में जाकर के कोई न किसी वार्ड में और वार्ड के लोगों को भी जोड़ करके उनकी भी सहभागिता लेकर हमारा महिला मोर्चा, हमारा व्यापारी मेरा परिचय श्याम लालवानी, संयोजक व्यापारी प्रकोष्ठ जिला बालाघाट। आज हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वार्ड नंबर 32, 28 सब मिला के संयुक्त मॉडल रोड पे सफाई अभियान का कार्यक्रम शुरू किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन स्कूल से लेके और बर फैक्ट्री तक का सफाई अभियान चल रहा है, जिसमें व्यापारी प्रकोष्ठ एवं महिला मोर्चा संयुक्त रूप से मिलकर सफाई अभियान कर रहे हैं, जो कि नगर के पीजी कॉलेज के तत्वाधान और उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर महाविद्यालयीन अंतर जिला संभाग स्तरीय वॉलीबॉल पुरुष प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। नगरपालिका स्कूल में आयोजित इस टूर्नामेंट में शुभारंभ मैच बालाघाट और सिवनी के बीच खेला गया। इस संदर्भ में श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत भोज के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। भाग्य श्री वॉलीबॉल टूर्नामेंट का जहां पर शुभारंभ हुआ है, जिसमें हमारे पीजी कॉलेज के प्राचार्य श्रीवास्तव सर, सूर्य सिंह कल्याण भारद्वाज जी, सोंदी सर के प्रयास से बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें 6 जिलों की महाविद्यालय की टीम यहाँ पर हिस्सा ले रही है और यहीं से जबलपुर विश्वविद्यालय की टीम का चयन भी होगा। काफ़ी खुशनुमा वातावरण में खेल खेला जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बालाघाट जिले का एक खेल जबलपुर संभाग के लिए अच्छी टीम बनाकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की ओर से भेजेगा। बुधवार को कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने मोती उद्यान में दानवीर रामा बाबूजी नकपुरे की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा अनावरण के इस अवसर पर मोती उद्यान के पाथवे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दानवीर रामा बाबू को याद कर उनके वंशजों व लोधी समाज के गणमान्य नागरिकों का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि बालाघाट में जल संकट को दूर करने के लिए ग्राम कायदी के मालगुजार दानवीर रामा बापू लखन नकपुरे ने सन 1872 में 52.13 एकड़ भूमि दान में दे दी थी, जिसमें से 1 एकड़ 13 डिसमिल भूमि में मोती गार्डन बनाया गया था, जबकि बाकी भूमि पर मोती तालाब का निर्माण कराया गया था। दानवीर रामा बापू के इस उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए काफी लंबे समय से उनकी प्रतिमा मोती गार्डन तालाब में लगाए जाने की मांग की जा रही थी, जिसके चलते मोती गार्डन परिसर में बुधवार को दानवीर रामा बापू जी नकपुरे की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि कायदी के पूर्व मालगुजार दानवीर रामा बापू नकपुरे ने अंग्रेजों के शासनकाल में उक्त भूमि का दान कर मोती तालाब का निर्माण करवाया था। रामा बापू लाखन नकपुरे जी पूर्व मालगुजार कायदी के और इतिहास में और जानकारी इस बात की मिली है कि उन्होंने बालाघाट में जल संग्रहण के लिए अपनी संपत्ति को अंग्रेजों के ज़माने में दिया था, जिसके कारण मोती तालाब बना। उन्हीं की याद को यशस्वी रखने के लिए आज उनकी अष्ट धातु की प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है। काफ़ी दिनों से हमारा जो कायदी का नकपुरे परिवार, उनके परिवार के हमारे साथी हेमंत नकपुरे जी और सभी लोगों का, पूरे हमारे लोधी समाज के लोगों की इच्छा थी कि रामा बापू की प्रतिमा यहाँ लगे, तो उनका आज स्टेचू बना करके नगर पालिका परिषद का सहयोग लिया गया। और मेरा संकल्प था कि ऐसे दानवीर जिन्होंने अपनी संपत्ति का दान दिया, उनकी प्रतिमा मैं स्वयं अपने सहयोग से दूं। उसको हमने आज छोटे से काम को पूरा किया है और एक पारिवारिक परिवेश में ये हमारा
कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसमें जितने भी हमारे परिवार के, हमारे सभी समाज के, विशेषतौर से लोधी समाज के सभी साथी लोग और नगपुरे परिवार के सभी साथी लोग पहुँचे हैं, परिवार के सभी वरिष्ठ जन पहुँचे, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। वहीं दानवीर रामा बापू नगपुरे की 5वीं पीढ़ी के वंशज प्रताप सिंह नगपुरे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। रामा बापू नगपुरे ने इस मोती तालाब का निर्माण कराया था। कुछ दिनों के पहले तो ये सब नाम लुप्त हो चुका था। मूर्ति तोड़ता ये ने वो उसका पिलर था, उसको भी तत्कालीन जो भी शासक थे आके उन्हें हटवाए। फिर भी लोधी समाज के ने हमारे और बाकी हमारे स्वजाति बंधु जितने हैं उनने भी प्रयास किया। सबने गौरी शंकर बिसेन जी को बताए, उनने भी ध्यान दिए उसको और आज उनके भी सहयोग से ये सब कार्यक्रम पूरा हुआ। कि इस जयंती में हम देखते हैं कि उनका जन्म 1818 का संयोग माननीय रामा बापू नगपुरे जी के साथ विशेष रूप से था। तो इस तरह से रामा बापू जी की मूर्ति का जो प्रतिमा लगी, भाऊ मैं बताना चाहता हूँ कि जब सुबह प्रतिमा का कार्य बहुत अच्छा कार्य बालाघाट की धरती पर जो पहले हो जाना था माननीय मंत्री जी के साथ, और हमारे बीच उनके 3 वंशज हैं, तो मैं चाहता हूं सर्वप्रथम उनका हम सम्मान करें, स्वागत करें। वैसे ही दूसरे हमारे वंशज हैं, हमारी मौसम दीदी, हमारी बहू गौरी और जी और अनुसुईया नगपुरे जी, उर्मिला दीदी और सभी लोग जो हैं माता जी का आशीर्वाद ग्रहण कर रही हैं, उनका स्वागत कर रही हैं। लालबर्रा विकास खंड के ग्राम अमोली में 1 करोड़ रुपए की लागत से हायर सेकेंडरी स्कूल भवन बनाया जाएगा। इस भवन के निर्माण के लिए कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, पूर्व जनपद अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देखता हूँ करना चाहिए अधोसंरचना का विकास। हमारे बच्चों का व्यवस्था ठीक से नहीं होता। ऐसे अनेक हमने फैसले किए। देखिए चुनाव का समय आएगा, लोग तरह तरह की बातें करें, विपक्षी आपको अच्छा से बैठने वाला नहीं। अपने को उनमें हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं। लड़के की चोट पे कहो लालबर्रा का तहसील कार्यालय कैसा था और आज कैसा है। आप बोलो लालबर्रा में कॉलेज खुला, फिर हमने भवन दिया, बाउंड्री दिया। आने वाले समय में हॉस्टल को भी व्यवस्थित करेंगे। आने वाले समय में हम 50 लाख रुपए की लागत से, बल्कि ज्यादा लागत से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक भवन बनाने जा रहे हैं। तो ये सारी हमारी, अब जरा विचार करो, 5 करोड़ की लागत से का कनेक्शन पंप का दिया जाएगा 5 रुपए में, मतलब सिक्योरिटी को माफ कर दिए। और बच्चों को तो पता ही होगा कि जो संबल कार्डधारी परिवार के बच्चों को न तो एनरोलमेंट का फीस देना है, न परीक्षा का रजिस्ट्रेशन का फीस देना है, न किसी तरह का फीस देना है। 43 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग के बच्चों के हायर सेकेंडरी तक की 10वीं और 12वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों के जो शुल्क छोटा 300-250 प्रति बच्चा लगता था, वो भी मध्य प्रदेश की सरकार पटाएगी। अब इन संबल कार्डधारी परिवार के लोगों को इस तरह का शुल्क नहीं देना है। तो मैं कहना चाहता हूँ कैसी सरकार चाहिए, जरा आपको विचार करो। और एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अभी कैलाश भैया ने बताया 78 करोड़ रुपए की लागत से 46 करोड़ तो पुलिया की कीमत है। जमीन का अधिग्रहण, दुकान वालों की जमीन जो प्राप्त करेंगे उसके मूल्यांकन। मध्य प्रदेश ढीमर मछुआ समाज ब्लॉक संगठन लालबर्रा के तत्वाधान में बुधवार को मंडी परिसर हाई स्कूल के सामने आम सभा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम विश्राम गृह से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मनमोहक झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहीं। यह शोभा यात्रा नगर भ्रमण कर सामुदायिक भवन पहुंची, जहां आयोजित आम सभा में अतिथियों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए।
स्वागत होंगे। वहाँ भी बैठ सकते हैं। हमारा बहुत आवाज लगा है, आवाज सभी तरह चले जाएगा। उन्होंने अपने हिसाब से आगे काम करने अपने हिसाब से मैनेजमेंट किया है, इसको यहाँ पे मंच पे रखना है, इसको बुलाना है। आदमियों का और महिलाओं का ये काम होता है कि वो किसी पटेल के यहाँ जाके पानी भरे। तो पटेल के यहाँ पानी कौन भरता है भाई? जो कि घर में अंदर तक जाता है। कौन जाता है? जो ईमानदार हो। मैं बहुत दावे के साथ बोल सकता हूँ हमारा समाज बहुत ईमानदार है, क्योंकि बरसों से हम कई पटेल के घर में पानी भरते हैं। कहीं भी, आज भी मैं देश में घुमा, मैं विदेश भी गया, मैंने कहीं भी हमारे इस समाज को, जिसको हम माझी, मल्ला, निषाद, कहार, केवट, कई अलग अलग नामों से जानते हैं, मैंने नहीं देखा ये समाज कहीं भीख मांगता है, और मांगना भी नहीं चाहिए। ये देने वाला समाज है। ये इतना अच्छा समाज है कि हमारे देश की नस्ल यानी ये जो पीढ़ी जो पूरी दुनिया देख रही है, इसको सबसे अच्छा खाना खिलाती है। खाना यानी खाना कैसी, मैं बताऊं अभी, मछली ये इंग्लिश में बोलते हैं बेस्ट प्रोटीन फीड है, यानी सबसे अच्छा पौष्टिक खाना अगर कुछ है तो मछली है। तो मछली का उत्पाद कौन करता है? धीवर समाज करता है। तो अब मुझे बताइए भाइयों, इस देश को अगर सुदृढ़ और बहुत अगर बलशाली बनाना है तो कौन सा खाना खाना चाहिए? निश्चित मछली खाना चाहिए। देखिए, जो नहीं खाता होगा उसको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट मछली खाना चाहिए। जो मछली खाएगा उसका दिमाग बहुत तेज चलेगा। लालबर्रा समाज की बैठक है, समाज की संगठन की बैठक है उसका। तो सर क्या क्या मुद्दों पे बातें की गई यहाँ पे? समाज की जो शिक्षा का प्रमाण है, समाज में संगठन की ओर हमने ध्यान दिया है। समाज की जो मांगे हैं मध्य प्रदेश सरकार से, जो हम चाह रहे हैं, आज की जो वर्तमान स्थिति में माझी को जो कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं दिए थे, और इन बिटवीन अभी 17 सितंबर को इन्होंने एक नया GR निकाला नोटिफिकेशन, उसमें अभी इलेक्शन को सामने देखते हुए इन्हें हमको दिया। पर ये कब तक ये भी सच है या झूठ है, इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता। उस पूरी बात को विशेष स्तर पे हमने अपनी जनजाति को बताना चाहा कि जिस कौम ने हम पे सिर्फ राज किया है, हमको सिर्फ मतदान लेने के लिए यूज किया है, उसको हमने आगाह करना चाहा। सर क्या लग रहा है आपको, ये सरकार कोई आपके तरफ ध्यान नहीं दे रही, आपके समाज की तरफ? बिल्कुल नहीं दे रही, निश्चित नहीं दे रही, और इसके पहले भी सरकार ने नहीं दी। हम ये नहीं बोल रहे कि हमको कांग्रेस ने दी है तो बीजेपी ने नहीं दी, और बीजेपी ने दी तो कांग्रेस ने नहीं दी। दोनों ने भी आज तक, जिन्होंने मध्य प्रदेश में राज किया है, उन्होंने हमको कुछ नहीं दिया है। तो हम सोचेंगे हमारा आगे का व्यू क्या होगा। ईश्वर दयाल मोर्चा समाज संगठन बाला, ये जो लालबर्रा ब्लॉक में सभी ब्लॉक के हमारे स्वजाति बंधु के युवा और मछली पालक किसान, इन सबको जमा किया गया। उन्हें एकता में रहने की जागृति दी गई, जानकारी दी गई। और जो अभी तक हमारे जो दबी कुचली समाज है, बहुत से हमारे समाज पर सरकार के नियम बने हैं, 2008 की नीति बनी है, और अन्य नियम और 10 वर्ष से पट्टे, बहुत से नियम हमारे ऊपर में लागू होते हैं। सरकार से बहुत सी राहत मिलती है, परंतु उसको सही मायने से उस मस्त कर्षक तक पहुंचाने का काम कोई नहीं करता। माझी का ढांचा देकर हमें दिन प्रतिदिन बीते पिछले कहना चाहिए 40 सालों से हमारे समाज के पीछे, यानी कहती है कि हम आपको इस चीज़ का बिल्कुल हमारी, अगर हमारी ऐसे ही हमारे समाज को लूटते रहेंगे या अन्य लोग जो हमारे समाज का दुरुपयोग करेंगे, हमारे नीति के खिलाफ जाएंगे, हमारी जो मांगे उनके खिलाफ जाएंगे, इनके प्रति हम भविष्य में बड़े से बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ से प्रदेश तक जो है कठोर विरोध करेंगे। लालबर्रा में बुधवार को संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत शासकीय संपत्तियों पर लगाए पोस्टर, बैनर और होर्डिंग प्रशासन के द्वारा हटवाई गई। इस दौरान अन्य कर्मचारीगण और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
शासन का निर्देश है अनुसार चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ये काम किया जा रहा है। इसके तहत जो है लालबर्रा में जितना संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की जा रही है। आज जो है हमारे द्वारा जितने भी राजनीतिक दल के शासकीय भूमि पर फ्लैक्स, पोस्टर इत्यादि लगे उनको हटाया जा रहा है और यह कार्रवाई सतत चलेगी आगे भी। आज शुरुआत की गई है यहाँ पर लालबर्रा नगर मुख्यालय से। इसके बाद ये पूरी कार्रवाई पूरी 77 पंचायतों में चलेंगी लालबर्रा ब्लॉक में। इसके अलावा यह कार्रवाई संपूर्ण मध्य प्रदेश और जिले में भी जारी है। सर क्या कार्रवाई हो रही है यहाँ पे? संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो रही। जनपद पंचायत, तहसीलदार कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी, ग्राम पंचायत सभी मिलकर इसमें क्या मतलब किया जा रहा है आज यहाँ बस स्टैंड में? सभी जो पोस्टर बैनर जो लगे हुए हैं राजनीतिक संपत्ति सभी के राजनीति तो ये सिर्फ लालबर्रा में हो रहा है कि और भी मतलब पूरे ब्लॉक में? सभी जगह नहीं, ब्लॉक में और कहाँ पे है ऐसा है? ग्राम पंचायतों को भी निर्देशित किया गया है क्या? हाँ सर। लालबर्रा के पावर हाउस के पास बुधवार को 2 बाइक की भिड़ंत होने से 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें लालबर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घायल दिनेश पांचे निवासी गर्रा को गंभीर चोटें आने से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ठीक है, शुरू करता हूँ। इसका भी है दिनेश भैया आपका नाम? घनश्याम ठाकुर। भैया कैसी क्या घटना हुई आपके साथ में? हम जा रहे थे बालाघाट। तो आप अकेले ही थे? नहीं, हमारे साथ में आशा कार्यकर्ता थी। क्या नाम लिखते हो? घनश्याम ठाकुर। तो कैसी क्या घटना हुई आपके साथ में? मैं अपने साइड से जा रहा था, वो अचानक में आके मेरे को ठोक दिया। दूसरी बाइक वाले ने आके ठोक दिए? मैंने रॉन्ग साइड से। तो ये कहाँ की घटना है ये बेल बाजार के पास में नहर है ना, पावर हाउस के पास। हाँ, पावर हाउस के पास। तो कहाँ चोट लगी है आपको? यहीं पे लगी, हाथ में लगी, जांघ में लगी। और जो मैडम आपके साथ में रहती है आशा कार्यकर्ता, उनको कहाँ लगी? उनको भी लगी यहाँ पे हाथ में। तो अभी ठीक है आपकी स्थिति? अभी ठीक है। आपका नाम? कहाँ रहते हो? हाँ, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? गरा से कंजी। तो कैसी क्या घटना हुई आपके साथ में? मेरे को नहीं मालूम, चलाने वाला आप पीछे बैठे हैं गाड़ी में? क्या बीच में बैठा? बाइक आके टकरा गई। 4 आहत लोगों को देखा गया है, जिसमें से गर्रा निवासी दिनेश हेमराज पांचे
जिसके दाहिने हाथ की कोहनी की हड्डी टूट गई है। तो दाहिने हाथ की कोहनी की हड्डी टूटने के कारण उसको जिला चिकित्सालय रेफर किया जा रहा है, इसलिए कि इसकी प्लास्टर वहाँ जिला चिकित्सालय में। सर कहाँ की घटना है ये बेहरी लवादा के बीच। हाँ, बेहरी और लवादा के बीच में बोलते। अच्छा, दूसरा जो जिनकी गाड़ी के साथ हुआ है उसमें घनश्याम जी ठाकरे, उम्र लगभग 30 साल, निवासी टेंगनी जो है टेंगनी टोला टेंगनी खुर्द का, वहाँ वालों के साथ इनकी आपस में गाड़ी में टक्कर हुई है। सर कितने लोग घायल हुए टोटल? 4 लोग घायल हुए हैं। तो सर वो ज़्यादा भारी चोट लगी? ज़्यादा भारी किसी का है नहीं, ये सब सामान्य रूप से है। और सामान्य रूप के अलावा सिर्फ ये दिनेश नाम का जो है उसी का केवल फ्रैक्चर हुआ है, बाकी इन लोगों को थोड़ा बहुत कटना फटना ये हुआ है। घनश्याम ठाकरे उम्र 30 साल, इसके ये टुंडी के नीचे कटा हुआ है। और बाकी दूसरे वाले जो लोग हैं, जैसे दूसरे वाले अमन पिता। बहुजन समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में बुधवार को लालबर्रा के बस स्टैंड स्थित सभा मंच में 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन एवं जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों के द्वारा भाजपा की नीतियों का कड़ा विरोध कर 20 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ध्यान में रखना और गांव-गांव में जाके समझाना कि बहुजन समाज पार्टी तुम्हारे हित की लड़ाई और हाथी छाप को जिलाकर मध्य प्रदेश भेजना और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी का बनाना। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भूदेश। ये लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी संघर्ष करते चले आ रही है, किंतु समस्याओं का निदान अभी तक भी नहीं हो पाया है। हमने कांग्रेस की सरकार से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने का मौका दिया। ये सरकार कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस देश और प्रदेश में सरकार में आई। आप आज देख सकते हैं कि सड़कों की हालत कांग्रेस के जमाने में। बुधवार को कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने मोती उद्यान में दानवीर रामा बापूजी नकपुरे की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा अनावरण के इस अवसर पर मोती उद्यान के पाथवे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दानवीर रामा बाबू को याद कर उनके वंशजों व लोधी समाज के गणमान्य नागरिकों का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि बालाघाट में जल संकट को दूर करने के लिए ग्राम कायदी के मालगुजार दानवीर रामा बापू लखन नकपुरे ने सन 1872 में 52.13 एकड़ भूमि दान में दे दी थी, जिसमें से 1 एकड़ 13 डिसमिल भूमि में मोती गार्डन बनाया गया था, जबकि बाकी भूमि पर मोती तालाब का निर्माण कराया गया था। दानवीर रामा बापू के इस उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए काफी लंबे समय से उनकी प्रतिमा मोती गार्डन तालाब में लगाए जाने की मांग की जा रही थी, जिसके चलते मोती गार्डन परिसर में बुधवार को दानवीर रामा बापू जी नकपुरे की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि कायदी के पूर्व मालगुजार दानवीर रामा बापू नकपुरे ने अंग्रेजों के शासनकाल में उक्त भूमि का दान कर मोती तालाब का निर्माण करवाया था। रामा बापू लाखन नकपुरे जी पूर्व मालगुजार कायदी के और इतिहास में और जानकारी इस बात की मिली है कि उन्होंने बालाघाट में जल संग्रहण के लिए अपनी संपत्ति को अंग्रेजों के ज़माने में दिया था, जिसके कारण मोती तालाब बना। उन्हीं की याद को यशस्वी रखने के लिए आज उनकी अर्श धातु की प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है। काफ़ी दिनों से हमारा जो कायदी का नकपुरे परिवार, उनके परिवार के हमारे साथी हेमंत नकपुरे जी और सभी लोगों का, पूरे हमारे लोधी समाज के लोगों की इच्छा थी कि रामा बापू की प्रतिमा यहाँ लगे, तो उनका आज स्टेचू बना करके नगर पालिका परिषद का सहयोग लिया गया। और मेरा संकल्प था कि ऐसे दानवीर जिन्होंने अपनी संपत्ति का दान दिया, उनकी प्रतिमा मैं स्वयं अपने सहयोग से दूं। उसको हमने आज छोटे से काम को पूरा किया है और एक पारिवारिक परिवेश में ये हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसमें जितने भी हमारे परिवार के, हमारे सभी समाज के, विशेष तौर से लोधी समाज के सभी साथी लोग और नकपुरे परिवार के सभी साथी लोग पहुँचे हैं, परिवार के सभी वरिष्ठ जन पहुँचे, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। वहीं दानवीर रामा बापू नकपुरे की 5वीं पीढ़ी के वंशज प्रताप सिंह नकपुरे ने अपने विचार कुछ
इस प्रकार व्यक्त किए। रामा बापू नकपुरेनीस मोती तालाब का निर्माण कराया था। कुछ दिनों के पहले तो ये सब नाम लुप्त हो चुका था। मूर्ति तोड़ता ये ने वो उसका पिलर था, उसको भी तत्कालीन जो भी शासक थे आके उन्हें हटवाए। फिर भी लोधी समाज के ने हमारे और बाकी हमारे स्वजाति बंधु जितने हैं उनने भी प्रयास किया। सबने गौरी शंकर बिसेन जी को बताए, उनने भी ध्यान दिए उसको और आज उनके भी सहयोग से ये सब कार्यक्रम पूरा हुआ। कि इस जयंती में हम देखते हैं कि उनका जन्म 1818 का संयोग माननीय रामा बापू नकपुरे जी के साथ विशेष रूप से था। तो इस तरह से रामा बापू जी की मूर्ति का जो प्रतिमा लगी, भाऊ मैं बताना चाहता हूं कि जब सुबह प्रतिमा का कार्य बहुत अच्छा कार्य बालाघाट की धरती पर जो पहले हो जाना था माननीय मंत्री जी के साथ, और हमारे बीच उनके 3 वंशज हैं, तो मैं चाहता हूं सर्वप्रथम उनका हम सम्मान करें, स्वागत करें। वैसे ही दूसरे हमारे वंशज हैं, हमारी मौसम दीदी, हमारी बहू गौरी और जी और अनुसुईया नकपुरे जी, उर्मिला दीदी और सभी लोग जो हैं माता जी का आशीर्वाद ग्रहण कर रही हैं, उनका स्वागत कर रही हैं। वारासिवनी के सब्जी विक्रेताओं ने बुधवार को नगरपालिका द्वारा की गई अतिक्रमण कार्यवाही के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर नगरपालिका का घेराव किया। सब्जी विक्रेताओं की माने तो दुकान हटाने में नगरपालिका के द्वारा भेदभाव किया गया है, जिसके चलते सब्जी विक्रेताओं ने नगरपालिका कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। वहीं पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल के आश्वासन पर सब्जी विक्रेताओं ने धरना प्रदर्शन खत्म किया। बाहर भी लगा रहे तो कोई परेशानी जाती है। मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि मतलब किसी का कोई उसमें क्या होता है, वो यहाँ से लेवल 1 से L4 तक पहुँच जाती है भोपाल में कमिश्नर साहब को। वो ये नहीं देखते कि जी को बुला के अतिक्रमण तो अतिक्रमण है ना। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि हम चिल्ला के कह देंगे कि नहीं उस बात को समझ रहे हैं ना सर, हम उस बात से सहमत है ना सर, पर अतिक्रमण इनको मारने की बात कर रहे हैं आपके अधिकार पे भी मैंने उनको बोला जिसने मेरी मामी लगती उन्होंने सबसे पहले जिसने आपसे सर उठाई, कहना चाहिए सब तो मान गए, ठीक है, फिर हमारी भी तो मांग कहना चाहिए, नगर पालिका को सुनना चाहिए, हम लोग तो चलेगा। फिर उनने क्या बोले, कुछ नहीं भैया उनको नहीं समझा सकते सर, सब व्यवस्थित जगह थी पहले से ही, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, किसी के साथ काम चल रहा है, कैसे बैठ देखो रोड से दुकानें हटाए तोड़े मजाक कहाँ पे दुकान लगाते हैं सब्जी की आप? दुर्गा मंदिर के साथ। कितने वर्षों से लगा रहे हैं? कम से कम हो गया 15-16 साल। 15। और कोई साधन है आपके परिवार का पालन पोषण की? सब्जी दुकान ही साधन है? जी मेरा पालनदार कोई नहीं है, पति है भी, 1 रुपए देता है तो 2 रुपए लेना भी जानता है। घर गृहस्थी, बच्चा पाला, यानी स्कूल पहुँचाना नहीं पहुँचाना, क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना, वो पूरा मेरे ऊपर में। यानी सब्जी दुकानें लगाकर और व्यवसाय करके आप परिवार का पालन पोषण? परिवार को पालती हूँ मैं। तो दुकान कब हटाएं आपको, क्या परेशानी जा रही है अभी? हमारी परेशानी यही है कि हमको इधर से कोई दिक्कत नहीं थी, हम आराम से दुकान लगा रहे थे अपनी, जो महंगा सस्ता ले रहे थे बेच रहे थे हम लोग। इधर वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि दुर्गा मंदिर वाले को उठा के लेकर के आओ। हमने बोले ठीक है, हम उठा के लेके जा रहे हैं। जब हमारी दुकानें अंदर गई तो जिस लेडीज ने उंगली की है यहाँ 10 बार आकर के नगर पालिका में जो पानी भी भरी है, उसकी दुकान क्यों रहेगी? हम
हम है तो उधर धूप में मरेंगे और वो भाई है तो कूलर एसी का हवा खाएगी, हम धूप में मरेंगे। यानी उसके बाल बच्चे नहीं है, यानी हमारे बाल बच्चे नहीं है उसी के छे, तो वो है तो ये सो आराम से सब्जी का बेचेगी। नगर पालिका भेदभाव कर रही दुकानें हटाने में, और नगर पालिका पूरा ये कर रही है दुर्भाव दुकान उठाने में। बड़ों की दुकान है तो वहाँ पे लग रही है, और जो हम लोग किलो 5 किलो लेकर के बेच रहे हैं वो दुकान आज हमारी पूरी उठा के ला ली। आज जो दुकानें लगा धनवंत भाई कितने वर्ष से दुकान लगा रहे हैं आप सब मार्केट? 20 वर्षों से लगा रहे हैं। 20 वर्ष लगा। तो आज नगर पालिका क्यों आए आप लोग? नगर पालिका इसीलिए आई है कि रोड पे दुकान है, जबकि हमारी दुकान दुर्गा मंदिर के बाउंड्री के पास में है, हमारी दुकान हट नहीं रही थी। अब वो भाई लोगों ने हमारी शिकायत लाई कि पहले दुर्गा मंदिर वाली को उठाओ। हमने बोले ठीक है उठाओ, तो बोले उन्हें शब्द रखे कि तुम ये वाली दुकान उठाओगे तो ये लाइन भी टूटेगी। हमने बोले ठीक है हम आज दुकान उठा रहे, कल ये लाइन टूटेगी तो हम ये भाई लोग जाएंगे अंदर तो हम भी जाएंगे। अब वो भाई लोग बोलती है कि हम नहीं उठाते, अगर हमारी दुकान उठाएंगे तो मैं पूरी वाराणसी को आग लगा दूंगी, बोलती वो भाई वो लाइन वाले। तो हमने बोला जब तुम्हारी दुकान नहीं उठ रही है तो हम जहाँ बैठते हैं वहाँ बैठेंगे, हमको कोई समस्या नहीं है। सर हम 3 दिन हो गए, 3-4 दिन से हम धंधा कर रहे हैं, हमने 200 का धंधा नहीं किया। कल हमारा 1000-4000 का माल लिए थे, पूरा माल फेंकने में गया, भट्टास फेंके, टमाटर फेंके, पूरा माल फेंके। आज सुबह से आए हम भूखे प्यासे और हम दुकान के लिए बैठे हैं, जैसे चौकीदार लगे हैं वहाँ बैठे हैं। तो और अभी थोड़ा बैठ के दुकान लगाने के लिए बैठे थे तो नगर पालिका वाले आए और हमारा पूरा काटा पल्ला पूरा सामान उठा के ला लिए। मेरे कार्यालय में भी हमारे जितने सब्जी भाजी के दुकानदार भाई लोग आए थे, मेरे पास कुछ महिलाएं भी आई थी और उन्होंने बताया कि बहुत सारा यहाँ पर हल्ला चल रहा है, कुछ सब्जी वालों को हटा दिया गया है और पिछले 4 दिन से उनका कुछ नुकसान ही हो रहा था। उसके कारण से मैं यहाँ पर आया अभी, सीएमओ को बुलवाया, मैंने पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है, किसके आदेश से हो रहा है। उन्होंने कुछ व्यवस्था बनाने की बात की थी, लेकिन चूँकि सीएमओ यहाँ की हमारे वाराणसी की जो भी बातें हैं उसको समझ नहीं पाया, व्यवस्था बिगड़ गई। तो उसका पटाक्षेप हो गया, सबसे समस्या का समाधान हो गया है कि कल से सब्जी वाले जहाँ बैठते थे वहीं बैठेंगे सब लोग, और इक्का दुक्का कुछ शिकायत करता आते हैं तो किसी एक व्यक्ति के कारण 100 लोगों की व्यवस्था खराब नहीं होना चाहिए। हमने देखा है शिकायत करता हुआ उसकी बात पर ध्यान ना दिया जाए और उसके चलते हमारे 100 जो सब्जी वाले थे वो परेशान हो गए। 4 दिन से उनकी प्रभावित हुई है, इसका हमें खेद है। और हालांकि कुल मिला के समस्या का पटाक्षेप हो गया है और जिनका जिनका सामान लेके आया गया था, मैंने सीएमओ को कहा है कि सबके सामान तत्काल वापस करवा, और कुछ लोगों को शायद रुपये पैसे बोरे के अंदर रह गए हैं, उन लोगों को कहा गया कि आप लोग देख लो, अगर रुपये पैसे उसमें होंगे तो मिल जाएगा। तो कुल मिला के सबका सामान वापस करके यथास्थिति जैसे पहले थी उसी प्रकार से वो चलाया जाए। कम से कम दुर्गा उत्सव तक, चुनाव तक कहीं कोई बात नहीं है, ये मैंने सीएम को कहा है और कुल मिला के समस्या का पता चल रहा है। एक सीएम हेल्पलाइन लगाई गई थी इस संबंध में, इसमें शिकायतकर्ता ने कहा था कि भाई सड़क पर अतिक्रमण किया जा रहा है। जांच में पाया गया कि मतलब बहुत से सब्जी वाले ऐसे थे जो सड़क पर दुकान लगा रहे हैं और नगर पालिका ने कार्रवाई की है। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि मतलब किसी को कोई दिक्कत ना हो, अंदर जो उन्हें दुकान आवंटित की गई वहाँ पे वो प्रॉपरली अपनी दुकान लगा सकें। सर कुछ लोगों ने अंदर जो दुकानें लगाई रोड किनारे, उनकी दुकान नहीं हटाए जाने का ये भी आरोप लगाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नगर पालिका जो है बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करती, किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, जैसा नियम के हिसाब से हो वैसे कार्रवाई करेंगे। अभी क्या व्यवस्था की जा रही है? जैसे भी हम कुछ सारे लोग आए, देखिए ऑलरेडी क्या है, इनके लिए व्यवस्था पीछे ग्राउंड में कर दी गई है, वहाँ पर दुकान लगा सकते हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उकवा के नहरा नदी में 15 वर्षीय छात्र का मिला शव, घर से ट्यूशन जाने के लिए निकला था छात्र, हत्या की जताई जा रही आशंका। अपनी मांगों को लेकर रसोइया संघ ने किया चक्का जाम, आश्वासन मिलने पर स्थगित की हड़ताल। वारासिवनी के सब्जी विक्रेताओं ने नगर पालिका का किया घेराव, दुकान हटाने में भेदभाव किया जाने का आरोप लगाया। वारा के वेयर हाउस में चावल की बोरी चुराने का चोरों ने किया प्रयास, चौकीदार के शोर मचाने पर भागे चोर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने किया दानवीर रामा बापू की प्रतिमा का अनावरण, वंशजों का किया गया सम्मान। लालबर्रा पावर हाउस के पास 2 बाइक आपस में भिड़ी, 5 लोग घायल।
और परफॉर्मेंस ग्रांट के 5 लाख रुपए का नहीं मिल रहा हिसाब, जनपद सामान्य सभा में उठा मामला, गठित समिति करेगी मामले की जांच। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।